आज के सेट का हमारा पहला प्रश्न है, आइए सब कुछ जुड़ जाइए फटाफट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से, विदेशी यात्रियों के विवरण से, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जब क्लासेस चल रही थी तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय इतिहास के विषय में जितनी भी जानकारी प्राप्त हुई है वो हमारा साहित्यिक पुरातात्विक साक्ष्य है, ऐतिहासिक और समसामयिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। इन तीनों से हमें सारे स्रोतों की जानकारी मिली है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? तो पहला ऑप्शन है हमारा खगोल शास्त्र, दूसरा ऑप्शन है नीति शास्त्र, तीसरा ऑप्शन है योग और चौथा है आयुर्वेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आयुर्वेद। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? पहला विदेशी आक्रमण जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो पहला ऑप्शन हमारा बन रहा है यूनानियों के द्वारा, फिर ईरानियों के द्वारा, शकों के द्वारा, या फिर कुषाणों के द्वारा। जो भी प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है आप फटाफट से कमेंट में हमें बताते जाइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ईरानियों के द्वारा। ईरानिया जो है ईरान देश से जो भी आए थे उन्होंने प्राचीन भारत पर सबसे पहले आक्रमण किए थे, जिसे कि विदेशी आक्रमण के द्वारा यहाँ बताया गया है। ठीक है, आइए अब हम आते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित करना है इसको हमें। देखिए नीचे आपका कूट दिया गया है, कौन सा कूट सही होगा उसको हम लोग को सुमेलित करना यानी कि मिलान करना है। ठीक है, तो पहला है हमारा महाभाष्य। तो महाभाष्य हम देखते हैं किसके द्वारा लिखी गई है? तो महाभाष्य जो है वो पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। तो ए का हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद है मालविकाग्नि मित्र। तो मालविकाग्नि मित्र जो है वो कालिदास जी ने लिखा है, ये चला गया हमारा कालिदास। उसके बाद सी है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक के द्वारा है, और नीति शास्त्र जो है वो हमारा कामंदक है। तो हम ऑप्शन में जो कूट दिया गया है उसमें ढूंढ लेंगे कि किसमें हमारा नंबर मैच कर रहा है। देखिए महाभाष्य पतंजलि, तो एक और 2 एक में पता चल रहा है। फिर है मालविकाग्नि मित्र कालिदास, बी का 4, तो ये ऑप्शन हमारा गलत चला गया, ये भी ऑप्शन गलत चला गया और ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि 1 सी नंबर ऑप्शन में हमारा देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है मृच्छकटिकम शूद्रक, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3, और नीति शास्त्र कामंदक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए एक ट्रिक मैं आप लोग को बता रही हूँ, अगर कूट वाला क्वेश्चन कोई भी बनता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग को देख लेना है कि जैसे ही हमारा दो मिलान वाला जिस में मिल जाता है जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसे तो जितने भी ऑप्शन होते हैं सभी 25% चारों जो ऑप्शन होगा हमारा चारों लगेगा कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन कूट वाले प्रश्न जितने भी बनते हैं उसमें अगर 2 का हमारा मिलान मैच कर जाता है तो उसको हम लोग राइट ऑप्शन मार सकते हैं। अगर हमें समय का अभाव है या फिर हमें और नहीं आ रहा है तो ये ट्रिक आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को गौर कीजिएगा कि सुमेलित नहीं है। जब भी नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको बड़े ही ध्यान से हम लोग को करना पड़ता है। तो देखिए पहला है हमारा ऑप्शन ईश्वर वर्मन। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ये हमारा सही है। दूसरा आता है सर्ववर्मन। सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र के नहीं थे। ठीक है, तीसरा है जीवित गुप्त तू, ये देव वर्णक अभिलेख, ये भी सही है। और चौथा है ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, ये भी सही है। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 तक हमने कर लिया। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आ जाइए।
सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? सातवां प्रश्न है, पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ था? तो किसके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए पहला ऑप्शन है यूनानियों के संपर्क के बाद, दूसरा है ईरानियों के संपर्क के बाद, तीसरा है उपर्युक्त दोनों के संपर्क और चौथा हमारा बनता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का जो प्रचार था वो ईरानियों के संपर्क के बाद हुआ था। जब ईरानी भारत आए थे तभी उन्होंने खरोष्ठी लिपि का प्रचार प्रसार किया था। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8 में भी हमारा वही क्विज वाला मिलान करने वाला क्वेश्चन है, जो कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग को करना है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चीनी यात्रियों के विवरण के अनुसार इसको हम लोग को सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है। जो चीनी यात्री जिस समय आए थे और किसके शासन काल में आए थे उसका हम लोग को मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा फाहियान। तो फाहियान किसके शासन काल में आए थे बताइए? फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राजनीतिक स्थिति जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे और उन्होंने उस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखा था। ठीक, उसके बाद है वेनसांग। वेनसांग जो है हर्ष के समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में इन्होंने लिखा था। तीसरा है इत्सिंग। इत्सिंग जो है वो वेशभूषा और खान पान के बारे में लिखे थे। और चौथा चाउ जू कुआ जो है वो चोल कालीन इतिहास लिखे थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा मैच हुआ है, मिलान हुआ है, वो एकदम सामने लिखा हुआ है राइट आंसर। तो हम ऑप्शन में ढूंढेंगे, ये देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो जो सही आंसर जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? अब बताइए ऋग्वैदिक पणि। तो जब मैंने आपको वेद वाला चैप्टर जो है वो पढ़ाया था उसमें हमारा ये क्वेश्चन बना था कि ऋग्वैदिक पणि जो है वो किस वर्ग के नागरिक थे। तो पहला ऑप्शन है हमारा पुरोहित, दूसरा है व्यापारी, तीसरा लोहार और चौथा स्वर्णकार। तो पुरोहित हम लोग किसको कहते थे? पुरोहित कहते थे जो उस समय ब्राह्मण वर्ग के थे, यानी जो पूजा पाठ कराते थे, मंत्रोच्चारण करते थे, यज्ञ करते थे, वैसे लोग पुरोहित कहलाते थे। ठीक है, और जो पणि थे वो व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। तो हमारा जो प्रश्न है उसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यापारी। ऋग्वैदिक पणि जो है व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? अब बताइए पाटलिपुत्र को जो है पोलीब्रोथा किसने कहा था? तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा जो है मेगास्थनीज ने कहा था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है हर बार कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है कि जो आदि कवि है वो आदि काव्य की संज्ञा जो है वो किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा जो है वो रामायण को दी जाती है। बहुत बढ़िया, आप लोग ऑप्शन करके बता रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका मतलब है आप लोगों ने क्लास को बड़े ही सीरियसली तरीके से लिया है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। ठीक है, 12 में क्या कह रहा है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिखा गया है? अब जो ये सत्यमेव जयते है ये किस उपनिषद से लिखा गया है, ये हम लोग को देखना है। तो सत्यमेव जयते जो है ये, अच्छा थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं। अब दिख रहा है अच्छे से सबको? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिखा गया है? तो हम सभी जानते हैं कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिखा गया है। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
तो जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, चलिए ये भी हमारा आता है मिलान करने वाला। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मिलान करेंगे। तो फिर हम लोग वही फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे, जो कूट मिलान हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। पिछले भी जो बनाए हम लोग 2 प्रश्न बनाए जिसमें कि हम लोग को कूट मिलान करना था, ठीक है। चलिए अब पहला है, निम्नलिखित ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित कीजिए। अब जो ऐतिहासिक जीवनी है, एक तरफ हमारा पुस्तक है और एक तरफ हमारा क्या है, लेखक है, उसको हम लोग को मिलान करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है भाई, तो बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं वो है अश्वघोष, ठीक है। फिर हमारा हर्षचरित्र, हर्षचरित्र तो सब जानते हैं, बताइए कौन है इसके लेखक, तो हर्षचरित्र के जो लेखक हैं वो है बाणभट्ट। चलिए बाणभट्ट हमारा यहाँ है। फिर तीसरा है विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है बिल्हन, ठीक है। फिर चौथा है हमारा नव साहसांक चरित्र। तो इसके लेखक देखिए 3 ऑप्शन हमको मिल गया, तो चौथा ऑप्शन हमारे लिए इजी है, पद्मगुप्त। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है। तो देखिए बुद्ध चरित्र के कौन है, अश्वघोष, तो ए का 3 कहाँ मिला, यहाँ मिला और यहाँ मिला, ठीक है। बी में हमारा हर्षचरित्र जिसके की लेखक है बाणभट्ट। अब देखिए बी का 1 कहाँ मिल रहा है, बी का 1 हमको यहाँ मिल रहा है, ना कि इसमें मिला, ना इसमें मिला, ना इसमें मिला, ठीक। सी में देखिए विक्रमांक देव चरित्र विल्हन, चलिए ये भी मिल गया। तो जैसे ही हम देखेंगे कि 2 ऑप्शन हमारा मिल रहा है, बाकी का 3 ऑप्शन गलत हो रहा है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको मार देंगे राइट ऑप्शन, ठीक है, और गोला को भर देंगे बी नंबर वाला, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है। तो प्रश्न संख्या है हमारा 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए किस पुस्तक के माध्यम से जो है, इसमें हम लोग को पुस्तक का पता लगाना है जिसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में जो व्यापार चल रहा था उस समय, रोमन व्यापार, उसके बारे में हम लोग किस पुस्तक से पता चलता है। तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये जो पुस्तक है इसमें रोमन व्यापार का वृत्तांत पूरी तरह से एक्सप्लेन करके प्रस्तुत किया गया है। तो हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं। अब क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना है, सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो किस शासक के प्राप्त हुए हैं, तो इसको तो सभी जानते हैं, फटाफट से कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लिखा है वो राइट आंसर है। अशोक के अभिलेख को भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 को पढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अब देखिए जनपद, 16 महाजनपद जो है उसका कौन से ग्रंथ में उल्लेख है, तो आपका अंगुत्तर निकाय जो है उसमें जनपद के बारे में उल्लेख है 16 जनपद, और आपका भगवती सूत्र जो है उसमें भी है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर चला जाएगा। 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में है, तो ए और बी दोनों जो ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीटेट की परीक्षा में, एस्टेट की परीक्षा में, या आने वाली बीपीएससी की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी सीटेट, एस्टेट में कितनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया, बहुत बार। तो चलिए सबसे पहले किसने पढ़ा था अशोक के अभिलेख को, कमेंट करके बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो है वो अशोक के अभिलेख को
सबसे पहले पढ़े थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अब देखिए, प्राचीनतम व्याकरण यानी प्राचीन में जो व्याकरण अष्टाध्यायी है उसके रचनाकार कौन है? कौन है भाई उसके रचनाकार, बताइए फटाफट। तो पाणिनि अष्टाध्यायी कौन है? पाणिनि। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जब क्लासेस होती हैं उस समय बड़े ही ध्यान से, मैं आपको बार बार कहते रहती हूँ क्लासेस के बीच में कि कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए, क्योंकि ये सारे जो है जो भी हमने क्लासेस में पढ़ाया था डिटेल्स उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और मैं इसलिए इसको करवा रही हूँ ताकि आपको अलग से फिर से याद करने की जरूरत ना पड़े। चैप्टर खत्म, एमसीक्यू मैंने करा दिया आपको, एमसीक्यू खत्म, फिर वीकली जो टेस्ट का क्वेश्चन डाला जाएगा तो उसमें आप फटाफट बना लोगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? सहस्त्र संहिता, ठीक है, उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? अब देखिए, सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम कौन से ग्रंथ का है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। चलिए, तो सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम जो है वो महाभारत ग्रंथ का है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाभारत। ठीक, चलिए अब आते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 20 की तरफ। अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों के द्वारा सुमेलित कीजिए। अब देखिए, एक तरफ हमारा अभिलेख दिया हुआ है और एक तरफ जो है शासक दिया हुआ है, और ये भी कूट वाले प्रश्न हैं। कूट वाले प्रश्न एग्जाम में आपको 2 से 3 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए जो भी रचनाकार है, जो भी लेखक है और अभिलेख है, किसके शासक, कौन से शासक ने इसको लिखा था, या कौन से शासक जो इस अभिलेख के बारे में अपनी सामाजिक स्थिति का वर्णन किए थे, इसलिए इसको मैंने कूट में आपको बताया ताकि आपको जो है ना आंसर सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए तो प्रश्न पढ़ते हैं हम। अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित कीजिए। तो पहला है हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल शासक ने लिखा था। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख। और नोट्स के लिए आपको बता दिए कि भारत का जो जितना भी वर्णन है स्रोत का वो हाथी गुम्फा अभिलेख में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो पहला जो है हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख वो खारवेल के द्वारा है। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन के द्वारा है। तीसरा है प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त के समय का है, और एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। अब देखना है हमको कि कहाँ मेरा ये ऑप्शन टैली कर रहा है। तो पहला देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल। चलिए, खारवेल कौन कौन से ऑप्शन में? ये नंबर है और ये नंबर है। ठीक, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन यानी बी का पहला। बी का पहला हमको किसमें मिला? इसमें मिला। अब देखिए हम कैसे दो हे बना के कैसे ऑप्शन को छांटते हैं। अब देखिए, ए का मिल गया, बी का मिल गया और किसी ऑप्शन में नहीं मिला, तो तीनों ऑप्शन मेरा छट गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही कम समय में हम लोग को बनाना है प्रश्न का जो है वो हल जो है ऐसे ही निकालना है कम समय में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? अब बताइए, शूल सूत्र जो है वो किस विषय से संबंधित है? शूल सूत्र क्या होता है? जब हम लोग मैथ्स में ज्योमेट्री चैप्टर को बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? ज्यामिति वाला, ज्योमेट्री का हिंदी ज्यामिति। तो त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बेलन, शंकु, आयत, यही सब क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो वहीं पे हमारा शूल सूत्र काम करता है। ठीक है, तो शूल सूत्र का जो है वो किस विषय से संबंधित है? तो वो ज्यामिति विषय से संबंधित है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में ज्योमेट्री बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, कोन हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया, ये सभी चीज। तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्यामिति, राइट आंसर। ठीक, चलिए अब प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देखते हैं कि 22 क्या कह रहा है। सीयूकी नामक यात्रा विवरण जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब सीयूकी क्या है? नामक यात्रा विवरण। तो ह्वेनसांग चीनी यात्री के द्वारा था, तो वो किससे संबंधित है? ह्वेनसांग। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
वेन सॉन्ग। चलिए ऑप्शन कट रहा है, हम लिख दे रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, वेन सॉन्ग। ठीक है, वेन सॉन्ग सेयुकी नामक यात्रा विवरण जो है वो वेन सॉन्ग से संबंधित है। ठीक, प्रश्न संख्या हमारा चल रहा था 22। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 23 में क्या कह रहा है देख रहे हैं, और आप लोग जो है ना इस तरह से चुपचाप सिर्फ भाषण मत सुनिए, उसको जो है कमेंट में आंसर भी दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि मेरे पढ़ाने का क्या फायदा हुआ है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। हमारा 22 का जो आंसर बना था वो था वेन सॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब 23 में हम लोग देखते हैं क्या है। 23 में है यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। ये नीचे हम लोग का एक साइड यूनानी लेखक दिया गया है, उसके बाद उनकी जो रचना पुस्तक है वो दिया गया है, उसको हम लोग को सॉल्व करना है, वो भी हमारा कूट में है। चलिए थोड़ा सा हम इसको छोटा कर दे रहे हैं, ताकि प्रश्न कटे नहीं, अच्छे से दिखे। ठीक है, दिख रहा है सबको? ओके, तो पहला है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो यूनानी लेखक जो है, इनकी पुस्तक कौन सी है, फटाफट से बताइए मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज जो है वो इंडिका पुस्तक लिखे थे। ठीक, उसके बाद है टॉलमी। तो टॉलमी जो है वो ज्योग्राफी के लिए ये प्रसिद्ध है, इन्होंने ज्योग्राफी पुस्तक लिखी थी। तीसरा है सी नंबर अज्ञात लेखक। तो जो अज्ञात लेखक थे वो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक, और प्लिनी जो है वो नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, चलिए अब आप देख लीजिए कि हम आपको ये जो मैच करने वाला था ये अच्छे से हमने मिलान कर दिया है। अब आप इसके हिसाब से कमेंट करके बताइए कि कौन सा जो कूट है वो सही जाएगा, बताइए फटाक से बताइए। तो देखिए मेगास्थनीज इंडिका किसमें मिला भाई, एक का 2 नंबर किसमें किसमें मिला है, देखिए तो बहुत बढ़िया, एक ही में मिला है। फटाक से हम इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि मेगा सभी जानते हैं कि इंडिका पुस्तक है। टॉलमी जियोग्राफी कौन है, ऑप्शन नंबर 3 है, बहुत बढ़िया। अज्ञात लेखक ऑप्शन नंबर 4, और प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका। चलिए तो ये जो कूट है हमारा, चारों कूट में से सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, आइए 23 प्रश्न को हमने देखा, अब आगे हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 24 को। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है, बताइए भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। बताइए भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है भाई, तो वो है वेद है। कौन सा धर्म ग्रंथ है, वेद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 25 को पढ़ते हैं। भारतीय संगीत का जनक है, बताइए। ये क्लास में हम आपको बताए थे ना कि जो जिसमें कि संगीत होता है, मनोरंजन होता है, वो कौन सा वेद होता है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, कौन से वेद को, देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिन्होंने आंसर दिया है सामवेद, बहुत अच्छे। चलिए इससे पता लग रहा है हमको कि आप लोग जो है सीरियसली क्लास कर रहे हैं, तभी तो आंसर दे रहे हैं। जो बच्चे नहीं दे रहे हैं वो कोशिश कीजिए आंसर देने का, और जो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चला जाएगा, वहां से आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 26 से स्टार्ट करते हैं। 25 तक हमारा क्लियर हो गया। आइए प्रश्न संख्या 26 आप सभी के सामने है, दिख रहा है सबको अच्छे से स्क्रीन पे, कमेंट करके बताइए सबको दिख रहा है अच्छे से। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 26 है, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। अब देखिए एक साइड ग्रंथ है और एक साइड उनके लेखक हैं, उसको भी सुमेलित करना है, ये भी हमारा कूट का क्वेश्चन है। फटाफट से कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए। चलिए हम बनाते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, इनके लेखक कौन थे, जल्दी बताइए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे,
जल्दी से ऑप्शन बताइए। तो चाणक्य, ठीक है। उसके बाद है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस तो सभी जानते हैं, विशाखा दत्त। चलिए, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर जो है वो सोमदेव है, ठीक। और चौथा है हमारा बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी जो है क्षेमेंद्र जी इनके लेखक हैं। तो अब हम ऑप्शन ढूंढते हैं कूट वाले में, कौन सा? अर्थशास्त्र, चाणक्य। देखिए अब ए में हमारा 2 नंबर किसमें किसमें मैच कर रहा है? इसमें, इसमें और इसमें, ठीक। फिर मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा दत्त है, तो बी का हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। तो बी का 1 किसमें मैच किया? सिर्फ इसमें मैच किया। तो तीनों ऑप्शन हमारा छट गया, छट गया ना। अब सही ऑप्शन हम जो है बिना पढ़े भी सी नंबर लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। देख लीजिए, कथा सरित सागर जो है वो सोमवेद है, यानी सी का 4 आ गया। बृहत कथा मंजरी जो क्षेमेंद्र है आ गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी चला गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं, ठीक। राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। अब राज्याभिषेक के नियम जो है वो किसमें दिए गए हैं? तो राज्याभिषेक के जो नियम है वो हमारा ऐतरेय ब्राह्मण में दिए गए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों में से किसमें प्राप्त होता है? अब देखिए, अशोक के नाम का स्पष्ट अभिलेख किसमें से प्राप्त होता है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, ये तीनों में पाया जाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, ये वैदिक देवताओं का वर्णन जो है वो कहां से प्राप्त हुआ है? जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बोगज कोई से। बोगज कोई जो जगह है वहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का है ये, जिसमें वैदिक देवताओं का क्या है? वर्णन है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देखते हैं। महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है? तो बताइए कहाँ मिलता है उनका विवरण? तो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों और उनके समय में जो भी घटना घटी थी, जो भी उन्होंने बातें लिखी थी उनके जीवन चरित्र से संबंधित, वो हमारा भगवती सूत्र में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो गया? भगवती सूत्र। चलिए फिर से आ जाते हैं हम लोग कूट वाला क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि सूची मिलान करना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है और इसका जो है यहाँ पे आपको दिया गया है ऑप्शन, एक बगल, एक साइड में शासक है, एक साइड में अभिलेख, और इसका कूट जो है आपको स्क्रॉल करके दिखाएंगे। तो पहले हम इसको जो है मिलान कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, रुद्र दामन, एक साइड शासक है, एक साइड अभिलेख है, उसके बाद कूट मिलेगा। पहले हम लोग मैच कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद उस साइड देख लेंगे ऑप्शन को, ठीक। चलिए, तो रुद्र दामन जो है वो उन्होंने उसके समय में कौन से अभिलेख आए थे? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तब सबको दिखेगा, ठीक। चलिए छोटा कर दे रहे हैं। कूट वहां चला गया है और ये इधर आ गया, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा रुद्र दामन है, कौन है? रुद्र दामन। तो रुद्र दामन जो है वो जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं जूनागढ़ अभिलेख, यहाँ मैच कर दे रहे हैं आपको। उसके बाद जो है वहां से हम लोग देख लेंगे। उसके बाद है रुद्र दामन जूनागढ़ अभिलेख, हम लोग यहाँ कूट में ढूंढ लेते हैं किसमें है। ए का जो है ऑप्शन नंबर 2 किसमें मिला हमको? ऑप्शन नंबर सी में मिला है और ऑप्शन नंबर डी में मिला है, ठीक। रुद्र दामन जो कौन सा अभिलेख है उनके समय का? तो वो है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है वो एहोल अभिलेख है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख, यानी कि बी का हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ ढूंढ लेते हैं बी का हमारा 4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद है अस्कंद गुप्त। अस्कंद गुप्त का हमारा भीतरी अभिलेख, तो सी का 3 भी मिल गया हम लोग को। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद है विजय सेन। विजय सेन जो है वो एहोल अभिलेख, तो डी का 4।
नहीं, एहोल अभिलेख नहीं जाएगा, विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख जाएगा। ठीक, तो डी का हम लोग को मिल गया 1। चलिए, तो किस में आया हमारा, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? कौन से काल में पूछ रहा है, तो ऋग्वैदिक काल में जो है पूछ रहा है कि किसको सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है। फटाफट से कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देख रही हूँ आप लोग का, फटाफट से कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गाय को ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति गाय को समझा जाता था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 33 में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक यानी कि उसका पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक, 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख संपत्ति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा? तुतीनामा किसने रखा भाई, किसने? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। किसने रखा है? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रख दिया। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए अब निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसको ध्यान देना है। जहां भी नेगेटिव क्वेश्चन बनेगा उसको बहुत ही अच्छे से हम लोग को देखना था कि गलत ना हो। तो चलिए, महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र बिल्कुल सही है। मालती माधव अशभूति ये भी सही है। रत्नावली बाणभट्ट नहीं, रत्नावली बाणभट्ट नहीं लिखा है। ठीक है, कौन लिखे थे? हर्षचरित्र। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ये भी सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा राइट आंसर जाए, क्योंकि ये कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो रत्नावली जो है वो बाणभट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सही सी नंबर जाएगा। ठीक, आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न है आज का। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को प्रश्न जो है सॉल्व करने में कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट करें। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि नीचे जब आप हमारा वीडियो देखते हैं तो नीचे स्क्रॉल पे हमारा नंबर चलता रहता है स्क्रीन पे। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए या फिर ये कोर्स चाहिए तो आप उस पे नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो देखने से फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। साथ ही शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जो भी आपका सुझाव है, जो भी क्वेरी है वो पूछिए। ठीक है, और पिछली कक्षा का जो वीडियो है, जो कि इसका मैंने क्लास का वीडियो बनाया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जो है देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम आते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? अब हमको ये बताना है कि ये जो नीचे स्तूप दिया गया है इसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की जो विशेषताएं मिलती हैं वो किस में मिलती हैं? तो हमारा जो इसमें सही आंसर होगा वो होगा अमरावती। अमरावती जो स्तूप है इसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। चलिए ठीक है, आज का जो हमारा सेट था उसमें हमने 36 प्रश्न हल किया। वो था भारत के प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत से रिलेटेड चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो चैप्टर खत्म हो गया और उस चैप्टर से रिलेटेड इतने क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिए हैं जिससे एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए, और जाते जाते मैं आपको एक नोट बता दूं इससे रिलेटेड कि भारत का सर्वप्रथम अभिलेख जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, तो भारत का सर्वप्रथम अभिलेख कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। इसको जो है आप नोट कर लीजिए। भारत का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? तो वो है हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख। इसको जो है आप नोट कर लीजिए। आज का ये जो है सेट का लास्ट में मैंने आपको एक नोट बता दिया है। ठीक है, वो याद रहेगा। चलिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप फटाफट से इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। जो भी नए हैं जो हमारे वीडियो को देखना, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।